है अगेंस्ट द गॉड्स ये सीजन 2 का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट 63। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि जो सा युएनबा अभी मरने की कगार पर था वो धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। गोल्डन रोशनी उसके सीने से फैलकर उसके पूरे शरीर यहां तक कि उसके बालों को भी गोल्डन कर रही थी। जैसे ही रोशनी उसके कटे हुए बाएं हाथ की जगह पहुंची, एक नया हाथ पल भर में फिर से जनरेट हो आया। फंग फेयान की आंखें फटने को हो गईं। ये क्या? उसके सामने सा युएनबा के शरीर के सैकड़ों घाव कुछ ही सेकंड्स में भर गए। उसने अपना शरीर सीधा किया और उसकी गोल्डन आंखों से फेंग फेयन को घूरा। अब आगे। इस अजीब बदलाव ने फेंग फेयन को इस हद तक डरा दिया जैसे उसने सच में किसी डीमन गॉड को उतरते देख लिया हो। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, यंग हॉल मास्टर, यहां क्या हो रहा है? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने मुड़कर देखा तो यह सिंहान पहले ही अपनी पूरी ताकत से भाग चुका था। वो सा युएनबा से बिल्कुल उलटी दिशा में जा रहा था। फंग फेयान को अब एहसास हुआ कि यह इंसान कितना खतरनाक हो सकता है जिसने ये सिंहन को इतना डरा दिया। उसने भी भागने की कोशिश की लेकिन उसका शरीर 1 इंच भी नहीं हिला। एक इनडिस्क्राइबेबल ऑरा ने उसे जकड़ लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों पहाड़ों का दबाव उस पर पड़ रहा हो जिससे वो हिल भी नहीं पा रहा था। उस पावर ने आसपास के स्पेस को पूरी तरह से सील कर दिया था। एलेंडलेस डर ने फेंग फेयान की सोल को भर दिया। वो सिर्फ डर से भरी आंखों से सा युएनबा को देखता रहा। सा युएनबा का चेहरा बिल्कुल शांत था। धीरे धीरे उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी उठाई। हिस्स की आवाज हुई। स्पेस फट गया और सा युएनबा का गोल्डन शरीर पल भर में फंग फेयन के सामने आ गया। फंग फेयन की आंखें डर से चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि गोल्डन हाथ उसके शरीर में आसानी से घुस चुका था। उसके आखिरी शब्द थे, तुम आखिर किस तरह के डेमन हो? सा युएनबा के इमोशनलेस चेहरे से एक धीमी आवाज निकली, तुम जैसे नीच मुझे गुस्सा दिलाने की हिम्मत करता है, अब मर जाओ। एक वायलेंट एनर्जी फंग फेयान के शरीर के अंदर फटी और अगले ही पल उसका पूरा शरीर मांस और खून के टुकड़ों में आसमान में बिखर गया। अपने दुश्मन को मारने के बाद सा युएनबा की ठंडी नजर उस दिशा में गई जिस तरफ यह सिंहान भागा था, लेकिन उसने पीछा नहीं किया। उसका विशाल शरीर आगे की तरफ गिर गया और उसके शरीर से गोल्डन रोशनी गायब हो गई। काफी देर बाद सा युएनबा की उंगलियां हिलीं। उसने अपनी बची हुई ताकत से अपने गले में लटके जेड को पकड़ा और तोड़ दिया। एक छोटा प्रोफाउंड फॉर्मेशन बना और सा युएनबा का शरीर वहां से गायब हो गया। आसपास शांति छा गई। ऊंचे आसमान में एक बर्फ जैसा सफेद फिगर बड़बड़ाया, टायरैनिकल एम्परर्स डिवाइन वेन्स, ये तो सच में कमाल है। ओह! सा युएनबा के जाते ही यह सिंहान जो दूर भाग गया था तेजी से वापस आ गया। उसने आसपास देखा, जमीन पर सिर्फ खून और मांस के टुकड़े बिखरे थे जो फंग फेयन के थे। उसे सा युएनबा का कोई निशान नहीं मिला। उसने सोचा कि टायरैनिकल एम्परर्स डिवाइन वेन्स को जबरदस्ती अवेकन करने के बैकलैश से सा युएनबा खुद धमाके में मर गया होगा। उसने डर से कांपते हुए सोचा, अगर मैंने टायरैनिकल एम्परर्स डिवाइन वेन्स के बारे में सुना नहीं होता तो आज मरने वाला मैं होता। उसने खुद को बधाई दी कि उसने अनजाने में एब्सोल्यूट मोनार्क सैंक्चुअरी का एक छुपा हुआ ट्रम्प कार्ड खत्म कर दिया। दिल को शांत करने के बाद उसकी नजर उस दिशा में गई जिस तरफ युनचे और फेंग शुएर गए थे और वो एक टूटते तारे की तरह उस तरफ बढ़ गया। सीन शिफ्ट होता है फिनिक्स सिटी में। फेंग सिचन बेचैनी से आगे पीछे चल रहा था। तभी उसके सामने एक प्रोफाउंड रोशनी चमकी और एक प्रोफाउंड फॉर्मेशन से एक फिगर बाहर निकला। फेंग सिचन चिल्लाया, कौन है वहां? उसने देखा कि वो इंसान बेहोश था। उसका चेहरा पीला था और सांसें बेहद कमजोर थीं। वो एब्सोल्यूट मोनार्क सैंक्चुअरी का डिसाइपल सा युएनबा था। 2 गार्डियंस तेजी से अंदर आए। सा युएनबा की हालत देखकर और यह सोचकर कि अगर स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू का डिसाइपल उनके शहर में मर गया तो क्या होगा, फेंग सिचन के माथे से ठंडा पसीना टपकने लगा। वो चिंता से चिल्लाया, जल्दी करो, इसे मेडिसिन रूम ले जाओ। एल्डर फेंग यू को कहो कि इसकी जान बचाए, चाहे कोई भी कीमत हो। अगर ये यहां मर गया तो तुम दोनों इल्जाम लेने के लिए तैयार रहना। दोनों गार्डियंस ने जल्दी से हां कहा और सावधानी से सा युएनबा को उठाकर मेडिसिन रूम की तरफ दौड़ पड़े। सीन शिफ्ट होता है। युनचे 2 घंटे से पागलों की तरह भाग रहा था। उसका माथा पसीने से भीग चुका था। इतनी देर फुल स्पीड पर दौड़ने और ड्रैगन सोल डोमेन का इस्तेमाल करने के कारण उसकी प्रोफाउंड एनर्जी, फिजिकल स्ट्रेंथ और कॉन्शियसनेस तीनों ही बेहद थक चुके थे। ये दुनिया बंजर थी। दूर तक छुपने की कोई जगह नहीं थी। आगे भागते रहना ही एक लौता विकल्प था। राहत की बात यह थी कि 2 घंटे से उनका पीछा नहीं हो रहा था। तभी जैस्मिन ने चेतावनी दी, सावधान रहना, आगे एक बड़ा खतरनाक बीस्ट है।
जल्द ही युनचे की नजरों में एक बड़ा काला गोला दिखा जो एक विशाल प्रोफाउंड बीस्ट था। उसके आते ही बीस्ट ने अपने 3 विशाल काले सिर उठाए। ये एक 3 हेडेड जायंट पाइथन था जो एक हाई लेवल एम्परर प्रोफाउंड बीस्ट जितना पावरफुल था। युनचे की बाहों में फंग शुएर डर से आह करके चीख उठी। जायंट पाइथन की 6 आंखों ने युनचे पर लॉक किया और बीच वाला सिर बिजली की तेजी से आगे बढ़ा। युनचे फौरन स्पेस स्टेप करके 30 मीटर आगे अपीयर हो गया, हमले से बचते हुए। वो इससे पीछा छुड़ाने ही वाला था कि पाइथन का दूसरा सिर पहले से दुगुनी स्पीड से उस पर झपटा। युनचे के पास बचने का वक्त नहीं था। उसने तेजी से मुड़कर ड्रैगन फोल्ट से उसके मुंह पर दे मारा। एक जोरदार आवाज के साथ पाइथन का सिर स्मैश हो गया, लेकिन उसकी ताकत युनचे की उम्मीद से ज्यादा थी। युनचे को झटके से दूर फेंक दिया गया। जैसे ही वो फंग शुएर की चिंता करने वाला था, पाइथन के बचे हुए 2 सिर एक साथ हमला करने के लिए आगे बढ़े। उनका एक साथ सामना करना नामुमकिन था। युनचे ने फौरन फंग शुएर को हवा में उछाल दिया, दोनों हाथों से ड्रैगन फॉल्ट पकड़ा, बर्निंग हार्ट एक्टिवेट किया और एक ओवरलॉर्ड्स फ्यूरी दोनों सिरों पर छोड़ दिया। बैंग की आवाज हुई। दोनों सिर दर्द से चीखते हुए पीछे हटे। युनचे हवा में उछला और नीचे गिरती फंग शुएर को नरमाई से अपनी बाहों में पकड़ लिया, लेकिन जल्दी में उसकी हथेली एक ऊंचे और रेशमी मुलायम हिस्से पर जा पड़ी। उसके हाथ में एहसास नरम और कोमल था। फंग शुएर के मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली। युनचे को एहसास हुआ कि उसने क्या छुआ है। इससे पहले कि वो अपना हाथ हटाता, एक विशाल काली परछाई पीछे से आई, जो थी जायंट पाइथन की पूंछ। युनचे को सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा था। उसने फंग शुएर को कस के पकड़ लिया और अनजाने में उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। उसके हाथ की 5 उंगलियां उस नरम एहसास में डूब गईं, जिससे फंग शुएर चीखी। लड़की की चीख और टक्कर की आवाज एक साथ आई। पाइथन की पूंछ दूर जा गिरी और युनचे भी झटके से पीछे हट गया। फंग शुएर ने धीमी आवाज में कहा, बिग ब्रदर युन, आपका हाथ। युनचे ने जल्दी से अपना हाथ उसकी कमर पर रखा और कहा, शुएर, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। लेकिन जायंट पाइथन ने उसे कोई समय नहीं दिया। गुस्से में उसके 3 सिर एक साथ युनचे को काटने के लिए नीचे आए। युनचे ने स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो एक्टिवेट किया और फिर से फेंग शुएर को हवा में उछाल दिया। इस बार उसकी आंखों में डेंस डार्कनेस थी। उसे इस समस्या से जल्द छुटकारा पाना था। युनचे चिल्लाया, परगेट्री। उसका ऑरा लावा की तरह हिंसक हो गया। एम्पायरियन डांस ऑफ द फीनिक्स विंग अटैक किया। आग में लिपटा युनचे 3 पाइथन सिरों को भेदते हुए उनके शरीर से टकराया। एक बड़े धमाके के बाद जायंट पाइथन ने दर्दनाक चीख मारी। इससे पहले कि वो संभल पाता, युनचे ने स्काई वुल्फ स्लैश छोड़ दिया। स्काई वुल्फ का फैंटम पाइथन के शरीर से टकराया, जिससे वो हवा में घूमने लगा और काला खून आसमान में बिखर गया। लगातार बड़े मूव्स इस्तेमाल करने से युनचे बेहद थक चुका था। वो लड़खड़ाया और नीचे गिरती फेंग शुएर को ठीक से पकड़ नहीं पाया। जब उसने उसे संभाला तो फेंग शुएर की आवाज नरम और सिसकने वाली थी, बिग ब्रदर युन, आपका हाथ। युनचे ने नीचे देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। उसका हाथ फेंग शुएर के फीनिक्स कपड़ों के अंदर फिसल गया था और उसकी हथेली उसके फॉरबिडन एरिया पर चिपकी हुई थी। युनचे ने बिजली की तेजी से अपना हाथ हटाया और घबराहट में कहा, मुझे माफ कर दो शुएर, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। फेंग शुएर ने अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। उसके कान तक लाल हो गए थे। वो बोलती हैं, मैं जानती हूं, लेकिन बिग ब्रदर युन सच में बहुत बुरे हैं। यह सुनकर युनचे ने राहत की सांस ली। दूर घायल जायंट पाइथन अब शांत हो गया था। उसने युनचे को देखा और फिर तेजी से भाग गया। तभी जैस्मिन की आवाज आई, तुम मुसीबत में पड़ गए हो। युनचे ने अभी आराम करना शुरू ही किया था कि उसे एक खतरनाक ऑरा अपनी तरफ तेजी से बढ़ता हुआ महसूस हुआ। दूर एक सफेद डॉट दिखा जो हैरान करने वाली स्पीड से बड़ा हो रहा था। युनचे का चेहरा बदल गया। वो चिल्लाया, ये सिंघान। आखिरकार वो पकड़ा ही गया। उसने अपनी मैक्सिमम स्पीड से भागना शुरू कर दिया। जैस्मिन ने कहा, तुम उससे भाग नहीं सकते, तुम्हारी मौत निश्चित है। सबसे अच्छा विकल्प है कि तुम जेड स्टोन का इस्तेमाल करके यहां से निकल जाओ। युनचे ने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुमने मुझे कभी किसी लड़की को छोड़कर भागते देखा है? मैं उसे किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। जैस्मिन ने नफरत से कहा, हीरो बनने की भी हद होती है। यह सिंघान एक मिड स्टेज ओवरलॉर्ड है। तुम साफ साफ खुद को मरने के लिए भेज रहे हो। युनचे ने कहा, मुझे कोशिश तो करनी ही होगी। युनचे की स्पीड तेज थी, लेकिन यह सिंघन के मुकाबले में बहुत कम थी। उनके बीच का फासला तेजी से कम हो रहा था। युनचे बचने का रास्ता ढूंढ रहा था। तभी उसने महसूस किया कि उसे लॉक करने वाली प्रेजेंस टूट गई है और खतरे का एहसास आधा हो गया है।
उसने मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। एक बर्फ जैसी सफेद परछाई आसमान से उतरकर ये सिंघान के सामने आ गई थी, उसके रास्ते को सील करते हुए। ये जी qianru था। युनचे के दिल को शांति मिली और वो एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ा। जी qianru ने मुस्कुराते हुए ये सिंघान से पूछा, यो लिटिल हान हान, इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो? उसका ऑरा ये सिंघान के रास्ते को पूरी तरह से रोक चुका था। ये सिंघान को गड़बड़ का एहसास हुआ। जी qianru का अचानक अपीयर होना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता था। उसने गंभीर चेहरे से कहा, जी qianru, फौरन यहां से हटो। जी qianru ने नाटक करते हुए कहा कि यह सिंघान का गुस्से वाला चेहरा बहुत क्यूट लग रहा है। यह सिंघान कांप गया और उसने दांत पीसते हुए कहा, जी qianru, मैं जानता था कि कोई छिपकर देख रहा है। फालतू की बातों की जरूरत नहीं है, जल्दी से हटो, मैं तुम्हारा एक एहसान मानूंगा, वरना एक तबाह होने वाले सेक्ट के लिए मेरा दुश्मन बनना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। जी qianru ने हंसकर जवाब दिया कि उसे डिवाइन फीनिक्स सेक्ट की लड़की से कोई लेना देना नहीं है। वो तो बस युनचे और ये सिंघान के चूहे बिल्ली के खेल में थोड़ा मजा बढ़ाना चाहता था। ये सिंघान हैरान था कि जी qianru ने उसे युनचे की वजह से रोका था। उसने पूछा, उस युनचे ने तुम्हें क्या फायदा दिया है? ताकतवर जेड फेस्ड डीमन मोनार्क एक 20 साल के लड़के के लिए काम कर रहा है। जी qianru ने समझाया कि वो बस खेल को और मजेदार बनाना चाहता था, क्योंकि रेल्म के बंद होने में अभी भी 20 घंटे बाकी थे। उसने अपनी उंगलियों से एक लाल पंखुड़ी ये सिंघान की तरफ फेंकी। पंखुड़ी उसके गले के पास से गुजरी, जिससे ये सिंघान का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने पूछा, तुम मुझे मारना चाहते हो? जी qianru ने इनकार किया। वो जानता था कि ये सिंघान के शरीर पर उसके पिता हेवनली मोनार्क ये मेक्सी का एक सोल इम्प्रिंट है। अगर यह सिंघान मरा तो उसके कातिल का पता तुरंत चल जाएगा, जिससे सन मून डिवाइन हॉल और सुप्रीम ओशन पैलेस के बीच दुश्मनी शुरू हो जाएगी। यह सिंघान ने अपनी पहचान और ताकत का इस्तेमाल करके जी qianru को दबाने की कोशिश की, लेकिन जी qianru पर इसका कोई असर नहीं हुआ। यह सिंघान ने गुस्से में आकर हमला कर दिया। सन मून केज! उसने सन मून डिवाइन हॉल की सबसे पावरफुल सीलिंग आर्ट का इस्तेमाल किया। जी qianru शांत रहा। उसने 2 लाल पंखुड़ियां घुमाई, जिन्होंने यह सिंघान के हमले को आसानी से बेअसर कर दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अब उसे यह सिंघान को सबक सिखाना पड़ेगा। यह सिंघान ने गुस्से में चिल्लाते हुए सन मून कैलेमिटी से हमला किया। जी qianru ने इस हमले का सामना करते हुए अपनी उंगलियों से कई रंगों की पंखुड़ियों की बारिश शुरू कर दी। उसने इस मूव को सॉन्ग ऑफ द फ्लावर बेरियल का नाम दिया। यह सिंघान का पावरफुल हमला पंखुड़ियों की बारिश में घुसते ही गायब हो गया। यह सिंघान हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जी qianru इतना खतरनाक होगा। आसमान से गिरती पंखुड़ियां अब उसकी तरफ बढ़ने लगीं। हर पंखुड़ी से एक चीरने वाली ताकत निकल रही थी। एक के बाद एक पंखुड़ियां उसके शरीर पर गिरने लगीं। हर पंखुड़ी के साथ उस पर दबाव बढ़ता गया। वो हवा में फ्लोट नहीं कर पाया और जमीन पर जा गिरा। प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो घुटनों के बल झुक गया और आखिर में जमीन पर पूरी तरह से दब गया। उसका सिर जमीन पर टिका हुआ था। वो दहाड़ा, जी qianru, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। एक फूल की पंखुड़ी उसके होंठों पर चिपक गई, उसे खामोश करते हुए। जी qianru ने दया से कहा कि नौजवान जल्दी जोश में आ जाते हैं। फूलों की पंखुड़ियां गिरती रहीं और जल्द ही यह सिंघान उनके ढेर के नीचे पूरी तरह से दफन हो गया। दूसरी तरफ युनचे फेंगशुएर को उठाए हुए अपनी पूरी ताकत से दौड़ता रहा। वक्त बीतता गया और इस बंजर दुनिया में समय का एहसास धुंधला हो गया। कई घंटों बाद उसकी स्पीड धीमी पड़ गई और वो थक कर जमीन पर बैठ गया। अपनी दोनों जिंदगियों में यह पहली बार था जब उसे इतना दबाव और खतरा महसूस हुआ था। यह जगह बिल्कुल बंजर थी, जहां छुपने या भेष बदलने की कोई भी स्किल बेकार थी। अगर यहीं कोई जंगल या पहाड़ी इलाका होता तो वो ये सिंघान से आसानी से पीछा छुड़ाने में सफल हो जाता। फेंगशुएर ने अपनी धुंधली आंखों से उसकी हालत देखी और चिंता से पूछा कि क्या वो अब सुरक्षित हैं? युनचे ने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि शायद वो अब सुरक्षित हैं। तभी जैस्मिन की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, सामने देखो। युनचे ने ऊपर देखा और दंग रह गया। उसके सामने बंजर जमीन की जगह एक गहरी नीली दीवार खड़ी थी, इतनी ऊंची कि आसमान भी ढक गया था और इतनी चौड़ी कि उसके छोर नजर नहीं आ रहे थे। उस नीले काले दीवार में एक विशाल खुला हुआ पत्थर का दरवाजा था। हैरानी की बात यह थी कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर उसे पहले कभी नहीं दिखा था, जैसे यह हवा में से ही प्रकट हो गया हो। युनचे ने हैरानी से पूछा कि उसने इसे पहले क्यों नहीं देखा। जैस्मिन ने बताया कि उसने भी इसे अभी ही देखा है। उसने समझाया कि यह एक प्राचीन विशाल किला फोर्ट्रेस है जो प्राइमोर्डियल एरा से है। इसके ऊपर एक प्राइमोर्डियल प्रोटेक्टिव प्रोफाउंड फॉर्मेशन है जो न सिर्फ इसे बचाता है
बल्कि इसमें छुपने की जबरदस्त क्षमता भी है। कोई भी इसके अस्तित्व का पता तब तक नहीं लगा सकता जब तक वो इसके 300 मीटर के दायरे में न आ जाए। जस्मीन ने आगे कहा कि इस फॉर्मेशन में स्पेशल पावर्स भी हैं, जिसका मतलब था कि यह फोर्ट्रेस शायद खुद से मूव भी कर सकता है। एक किला जो खुद से चल सकता है, यह सुनने में ही काल्पनिक था। युनचे ने फेंगशुएर से पूछा, लेकिन उसके सेक्ट के रिकॉर्ड्स में भी ऐसी किसी चीज का जिक्र नहीं था। जैस्मिन ने उसके अंदर जाने का सुझाव दिया, ये कहते हुए कि प्राइमोर्डियल एरा के खजाने शायद अंदर ही मिल सकते हैं। पीछे से किसी खतरे का एहसास न होने पर युनचे ने आगे बढ़ने का फैसला किया। दरवाजे पर पहुंचकर उसे अंदर सिर्फ एक स्लेटी रंग का विस्तार दिखा। उसने अंदर कदम रखा। एक पल में उसके आसपास की दुनिया बदल गई। रोशनी, माहौल और ऑरा सब कुछ अलग था। वो एक विशाल खाली हॉल में खड़ा था, जिसमें ऊंचे पत्थर के स्तंभ, पिलर्स थे। सब कुछ उसी नीले काले रंग का था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो बाहर का रास्ता अब उसे भी स्लेटी दिख रहा था। उसने तेजी से बाहर कदम रखा और खुद को उसी बंजर जमीन पर वापस पाया। ये आश्वस्त होने के बाद कि वो जब चाहे बाहर निकल सकता है, उसने राहत की सांस ली और फिर से किले में दाखिल हुआ। हॉल बेहद विशाल और शांत था, जहां सिर्फ उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। काफी देर चलने के बाद वो हॉल के अंत में पहुंचा। वहां कई पत्थर के दरवाजे थे और एक बड़ा गोल पत्थर का स्टेज था। स्टेज के पास एक ऊंची पत्थर की सीढ़ी ऊपर दूसरे लेवल तक जा रही थी। जैस्मिन ने कंफर्म किया कि यहां किसी भी जीवित चीज का ऑरा नहीं है। यह एक भूली हुई प्राइमोर्डियल जमीन है। युनचे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो ऊपर चढ़ने लगा, उसकी नजर नीचे गोल स्टेज पर गई। उसकी आंखों के सामने से एक हल्की लाल रोशनी चमकी। इस नीले काले माहौल में वो कमजोर रोशनी भी बेहद अलग लग रही थी। बिना सोचे वो सीढ़ियों से नीचे कूदा और उस जगह पर उतरा जहां से रोशनी आई थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और स्टेज के किनारे पहुंचा। लाल रोशनी फिर से चमकी। उसकी नजर दो नीले काले पत्थरों के बीच की एक पतली दरार पर टिकी हुई थी। उसने घुटनों के बल झुककर देखा। उस दरार के अंदर से एक टिमटिमाती हुई लाल रोशनी निकल रही थी। नीचे जरूर कुछ था, लेकिन अगर यह कोई खजाना होता तो स्काई पॉइजन पर्ल ने अब तक रिएक्ट क्यों नहीं किया? युनचे ने अपना हाथ उठाया और दरार पर जोर से मारा। एक बैंग की आवाज के साथ उसका हाथ पीछे उछल गया और दर्द से भर गया, लेकिन पत्थर पर एक खरोंच तक नहीं आई। जैस्मिन ने बिना लिहाज किए कहा, तुम इसे तोड़ना चाहते हो? तुम्हारी ताकत से यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। इस किले के अंदर के पत्थर बाहर के पत्थरों से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। अगर तुम इस पर दसियों साल तक अपनी पूरी ताकत से हमला करते रहो, तब भी इसे जरा सा भी नुकसान नहीं होगा। इस स्टेज के नीचे कुछ खास जरूर था, लेकिन जैसा जैस्मिन ने कहा, युनचे की वर्तमान शक्ति से उसे तोड़ना असंभव था। आसपास कोई मैकेनिज्म न मिलने पर उसने हार मान ली और पत्थर की सीढ़ियों से ऊपर दूसरे फ्लोर की तरफ बढ़ गया। सीढ़ियां बेहद लंबी थीं। जब वो आधा रास्ता ही पार कर पाया था, तभी उसे एक बहुत हल्की और कमजोर आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम? युनचे के कदम रुक गए। उसने तेजी से आसपास देखा। कौन है? उसकी बाहों में फेंगशुएर भी डर गई। युनचे ने उससे पूछा, शुएर, क्या तुमने अभी कोई आवाज सुनी? फेंगशुएर ने कंफ्यूज होकर इनकार में सिर हिलाया। युनचे ने जैस्मिन से पूछा, लेकिन उसने भी कुछ नहीं सुना था। युनचे को लगा कि शायद यह सिर्फ उसका वहम था। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब कोई आवाज नहीं आई तो वो आगे बढ़ गया। आखिरकार वो फोर्ट्रेस के सेकंड फ्लोर पर पहुंचा। यहां का माहौल बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर जैसा था। हर तरफ नीला काला पत्थर। युनचे एक खुले दरवाजे की तरफ बढ़ा, जिसके पीछे एक साधा सा कोर्टयार्ड था। कोर्टयार्ड में पत्थर की टेबल्स, टूटे हुए बर्तन और पीछे 7-8 कमरे थे। युनचे ने एक कमरे का दरवाजा धकेलने की कोशिश की। अचानक दरवाजे के पास एक छोटा सा प्रोफाउंड फॉर्मेशन चमका और दरवाजा अपने आप खुल गया। जैस्मिन ने स्टर्नली समझाया कि ये दरवाजे आसानी से खोलने और बंद करने के लिए बनाए गए आदि प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड फॉर्मेशंस थे, जो अब काफी कमजोर हो चुके हैं, लेकिन उनका अब तक अस्तित्व में रहना ही उन्हें बनाने वालों की असाधारण शक्ति को दर्शाता है। युनचे कमरे के अंदर गया। इस जगह का अरेंजमेंट देखकर लग रहा था कि यह रहने के लिए इस्तेमाल होती थी। दरवाजे के अंदर भी वैसा ही प्रोफाउंड फॉर्मेशन था। जैस्मिन के कहने पर युनचे ने अपनी प्रोफाउंड एनर्जी से उसे टच किया और दरवाजा बैंग के साथ तेजी से बंद हो गया। जैस्मिन ने बताया कि यह एक सेल्फ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म था, जो दरवाजे को अंदर से लॉक कर देता था, जिसे बाहर से खोलना असंभव था जब तक फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय न कर दिया जाए। युनचे ने कहा, शुएर, चलो यहां थोड़ी देर आराम करते हैं। वो फेंगशुएर को अपनी बाहों में लिए हुए ही एक स्टोन बेड के पास दीवार से टिककर बैठ गया। जैसे ही उसका दिमाग रिलैक्स हुआ, उस पर थकान हावी हो गई।
कौन हो तुम? वही आवाज फिर से गूंजी। युनचे हिल गया। इस बार उसे पूरा यकीन था कि यह उसका वहम नहीं है। उसने चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम? मुझसे कौन बात कर रहा है? जैस्मिन ने हैरानी से पूछा, तुमने फिर से कोई आवाज सुनी? उसका इस तरह से पूछना साफ कर रहा था कि उसने इस बार भी कुछ नहीं सुना। यह आवाज सिर्फ युनचे ही सुन सकता था। युनचे ने सीरियस होकर कहा, इस एंशिएंट फोर्ट्रेस में जरूर कोई है। वो मुझसे काफी दूर होनी चाहिए, लेकिन उसे मेरे अस्तित्व के बारे में पता है। जैस्मिन ने शांति से कहा, अगर यह तुम्हारा वहम नहीं है तो यह सिर्फ एक बेहद कमजोर रेजिडुअल सोल हो सकती है। उसे ढूंढने की जरूरत नहीं। अगर वो तुमसे बात करना चाहती है तो वो खुद ही पहल करेगी। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अगर ऐसे ही और वीडियोस देखनी है तो साथ ही अगर आपके दोस्त भी इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड हो तो उन्हें शेयर भी कर देना।